आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग 12th बिहार बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, आप सबको बढ़िया से पता है, और इसलिए पहले ही वार्निंग कि हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे रिफ्रैक्शन में पढ़ने को बहुत कुछ है, पर हमारी कोशिश रहेगा आज कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साथ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस में सिंगल रिफ्रैक्शन, यानी हम लोग ग्लास स्लैब और प्रिज्म के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें डबल रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार होता है। सिंगल रिफ्रैक्शन कहां तक बाबू? बेंडिंग, स्टिक को बेंड अपीयर होना, ठीक, एपरेंट डेप्थ और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इतना तक कोर्स पोर्शन हम लोग कंप्लीट करने की आज कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करिए जाए। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? आप लोग में से मैक्सिमम को होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी रिफ्रैक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्लियर है? आप इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, पर बेसिक बात यही है, रिफ्रैक्शन मतलब बाबू द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है ना? अब बात है कि जब ऐसा होता है ना, तो लाइट सरफेस पर से बेंड हो जाता है। जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट क्या करता है, जो दोनों मीडियम का सरफेस है, कॉमन सरफेस है, जिसको इंटरफेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वहां से वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो लाइट बेंड एट सरफेस। तो रिफ्रैक्शन के दौरान क्या होता है छोटू, जल्दी बताओ। हाँ, रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? रिफ्रैक्शन इज नॉट द बेंडिंग ऑफ लाइट। फिर से ध्यान से समझो, बहुत सारा लोग बोलता है कि रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना। नहीं, रिफ्लेक्शन में भी लाइट बेंड होता है, पता है कि नहीं? जब इधर से जा रहा है उधर गया तो वो भी बेंड हो रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन के कारण लाइट क्या होता है, बेंड होता है, ना कि बेंड होने को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस बात को बढ़िया से समझना है। समझ में आया? क्या बोले कि रिफ्रैक्शन क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर बेंड नहीं होगा और डायरेक्ट ट्रांसमिट कर जाएगा तो रिफ्रैक्शन नहीं कहेंगे, कहेंगे ना? बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। क्लियर है? चलिए, और इसके कारण क्या होता है बाबू, लाइट सरफेस पर से बेंड कर जाता है। सवाल है क्यों बेंड करता है? तो बाबू चेंज इन स्पीड के कारण। किसके कारण? चेंज इन स्पीड के कारण। तो यहां पर हम रिफ्रैक्शन को लेकर 3 बातें सीख लिए। क्या क्या सीखे बाबू? पहली बात कि रिफ्रैक्शन का डिफिनीशन, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। दूसरी बात क्या सीखे कि इसके कारण होता क्या है? तो इसके कारण लाइट सरफेस पर से बेंड हो जाता है। तीसरा बात कि लाइट बेंड क्यों होता है? क्योंकि स्पीड में चेंज होता है। कोई दिक्कत? चलिए यहां पर फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हमारा मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2। लाइट आया है, यहां पर टकराया है, और यहां पर से जो लाइट आ रहा था इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे छोटू? जिस पॉइंट पर टकराया है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। आपको पहले से ही सब पता है। यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसे हम नॉर्मल बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अब लाइट इस मीडियम में जाएगा, लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा, पर बाबू ऐसा सीधे नहीं जाएगा। ये क्या होगा? बेंड करेगा। या तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, नॉर्मल से अबे, जो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बस दिखा देते हैं कि लाइट यहां से कुछ बेंड करके चला गया। कोई दिक्कत? ये जो रे है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत? इन सब डिफिनीशन से उतना इंपॉर्टेंस नहीं है बोर्ड के लिए,
ठीक, आपको इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, डिफिनीशन नहीं पूछेगा, पर आपको पता तो जरूर होना चाहिए कि कौन इंसिडेंट रे है, कौन रिफ्रैक्टेड रे है, क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, क्या नॉर्मल होता है, पता है ना। तो बाबू जो रे आके सरफेस से टकराता है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर टकराता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो सरफेस पर परपेंडिकुलर हम अपने मन से खींचते हैं दैट इज नॉर्मल। जो रिफ्रैक्शन के कारण नया रे बनता है, नया रास्ता बनता है, रे मतलब रास्ता, तो जो नया रास्ता बनता है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब जब हम रिफ्रैक्शन के डिफिनीशन जान गए, उसके कारण क्या होता है, क्यों होता है, ये समझ गए हैं, उसका फिगर भी अब हम लोग देख लिए हैं, तो है बात होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें भी दो लॉ हैं, कितने लॉ हैं बाबू। पहला लॉ बताता है कि ये जो तीनों है वो एक प्लेन में होगा। रिफ्लेक्शन में आपको समझाया है कि प्लेन का क्या मतलब है, कि जैसे अगर ये नॉर्मल है, ये क्या है, और लाइट ऐसे आया है ऐसे, तो बाबू इतना जान लीजिए कि लाइट तुम्हारे तरफ या मेरे तरफ नहीं आएगा, बल्कि इसी सीध में नीचे जाएगा, है ना। तो वो चीज है, तो ये कहता है, तो क्या बोलेंगे बाबू, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल should all lies in same plane, should all lies in same plane। और ये बाबू हम आपको बताए हैं कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये क्वालिटी बताता है कि क्या होगा, कितना होगा नहीं बताता है, इससे मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं होता है। तो हम लोग अब दूसरे लॉ के बारे में बात करेंगे जो आई और आर के बीच क्या करेगा, रिलेशन बताएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बिलीवर्ड स्नेल, जो इस लॉ को दिए नहीं थे, बल्कि वो रिलेशन क्या किए थे, फाइंड किए थे, पर प्रूफ इसको कोई और किए, ठीक। और ये कहते हैं कि बाबू जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसके साइन का रेशियो, उसके साइन का रेशियो, यानी साइन आई बटा साइन आर, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, पर अभी इसको लिख लीजिए। ये कांस्टेंट होता है और ये बराबर होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि अगली बात हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, कोई दिक्कत। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े, क्या इतना तक में बातें समझ में आया, इतना तक में बात समझ में आया। क्या बोले बाबू, फिर से देख लो कि द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके कारण क्या होता है बाबू, तो सरफेस पर से लाइट बेंड हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि स्पीड में चेंज के कारण। अब बोलोगे स्पीड के चेंज के कारण काहे बेंड होगा, तो बाबू इसके लिए हम लोग पहले ही समझ चुके होंगे जब रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे, अभी इतना वक्त नहीं, अभी फोकस करो बोर्ड में नंबर लाने के लिए। बाकी टीचर बनना है तो हमसे मिल लेना, ठीक, बाद में बना देंगे, चलो ध्यान दो। तो ये हो गया ना। अब बाबू इसमें होता कैसा है, फिगर से समझाए कि बाबू ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इन दोनों को सेपरेट करने वाला लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं, आप सरफेस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत। लाइट आया बाबू, सरफेस से टकराया, तो जो लाइट आया है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर आके टकराया है कॉल्ड नॉर्मल। परपेंडिकुलर जो बनाए हैं, सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाया पॉइंट को, उससे जो परपेंडिकुलर बनाए हैं उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल। जो नया रे बना है वो रिफ्रैक्टेड रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सारा का डिफिनेशन आप लोग एक बार देख लेना। चलिए, अब बोला बाबू कि इसके कुछ लॉ भी तो होंगे ना, तो रिफ्रैक्शन के दो लॉ हैं। रिफ्रैक्शन के पहला लॉ क्वालिटेटिव है, जो क्वालिटी बताता है। दूसरा क्वांटिटिव है, जो आपको मैग्नीट्यूड की बात करता है। तो क्वालिटेटिव वाला बोलता है कि सब एक प्लेन में होना चाहिए, दैट्स ऑल। ये इंसिडेंट रे सॉरी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में क्या है बाबू, कॉमन लॉ है, ठीक, याद रखो। रिफ्लेक्शन का भी फर्स्ट लॉ यही था। दूसरा लॉ है स्नेल्स लॉ, जो आई और आर के बीच क्या करता है, रिलेशन बताता है। रिफ्लेक्शन में बोलता है कि आई और आर बराबर होगा, पर यहां आई और आर बराबर, ठीक, इनका अपना एक रेशियो होता है, तो हम इसको बोलते हैं
कि बाबू इंसिडेंट रे के साइन और रिफ्रैक्टेड रे का साइन, इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन का रेशियो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, जो किसके बराबर होना चाहिए? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। कोई दिक्कत? तो चलो, तो इतना तो क्लियर है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर एक शब्द आया है उसको पढ़ेंगे, जो कि क्या है बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मिटाओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इधर ध्यान दीजिएगा, इसको पहले हम लोग थोड़ा समझने पर फोकस करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको पता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। किससे बाबू? म्यू से। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिए कि सिंबल कैसे देते हैं बाबू? म्यू का सिंबल आप यू लिखो, इधर खींच दो, क्या बन गया? म्यू। देखो तो थोड़ा सा यम जैसा भी लग रहा होगा और यू जैसा भी लग रहा होगा, म्यू बन गया ना। चलो आगे बढ़ो। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या बाबू? म्यू। यम भी लग रहा है, यू भी लग रहा है। चलिए, हालांकि इसके पीछे ये कारण नहीं है, पर हम ऐसे बता देते हैं। चलो, तो ध्यान देगा ना। तो अब हम क्या पढ़ने वाले बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे डिनोट किससे करते हैं? म्यू से। यन से भी डिनोट करते हैं, छोटा वाला यन से, तो बहुत बार यन भी लिखा रहता है, तो ध्यान रखना। पर हम लोग अभी किससे डिनोट करेंगे? म्यू से। चले आगे करें काम। अब आपको बताते हैं, आप लोग पढ़े हो कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम में। लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में। तो बाबू मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कहां होता है बाबू? इन वैक्यूम। इन कहां बाबू? वैक्यूम। जिसे किससे डिनोट करते हैं बच्चा? सी से। जिसे किससे डिनोट करते हैं? सी से। और सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। अगर बोल रहा है ना कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम होता है, लाइट का स्पीड वैक्यूम में होता है, इसका एक मतलब यह भी है कि सब जगह सेम नहीं होता है। अगर सब जगह सेम होता तो मैक्सिमम की बात ही, तो इसका मतलब है कि वाटर में अलग स्पीड होगा, ग्लास में, प्लास्टिक में, और वाटर में, वाटर ऑलरेडी बोल चुके हैं ना। तो कहने का मतलब है कि लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में थोड़ा ज्यादा। अगर हम लाइट के स्पीड को कंपेयर करना चाहें कि जो वाटर में लाइट का स्पीड है वो वैक्यूम से कई गुना कम है या कई गुना ज्यादा? ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि वैक्यूम सबसे ज्यादा है, तो उससे कम ही होगा। कितना गुना कम है ये जानना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो बाबू हमें इनका रेशियो लेना होगा। क्या लेना होगा? इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बाबू? रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? किसका बाबू? स्पीड ऑफ लाइट का। किसका? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऊपर कौन रहेगा बाबू? वैक्यूम का स्पीड। नीचे कौन रहेगा? मीडियम का। बहुत सारा बच्चा याद रखता है रेशियो है वैक्यूम का मीडियम का, और लिखे घड़ी मीडियम लिख देता है पहले, वैक्यूम लिख देता है बाद में। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान रखेगा ना। तो जो एब्सोल्यूट है उसको ऊपर रखेंगे, जिसको कंपेयर कर रहे हैं नीचे। तो बाबू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? तो रिफ्रैक्टिव, ए बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर बाबू ऊपर क्या लिखाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी, और ये है तो इसको लिख देंगे भी से। ठीक, तो म्यू बराबर सी बाई भी। क्या इसकी कोई यूनिट होगी? काहे नहीं होगी? अरे ऊपर भी स्पीड, नीचे भी खत्म। तो ये हो गया यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। यूनिटलेस भी और डायमेंशन लेस भी, और स्केलर होता है क्योंकि ये प्योर नंबर है रे। तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखोगे? चलिए, तो बाबू अगर कोई क्वेश्चन बोल देगा कि एक मीडियम है, एक क्या है?
जिसमें स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बना लोगे कैसे? तो बाबू हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू बराबर सी बाई भी। म्यू बराबर सी बाई भी, सी हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, भी हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भी दिया हुआ है ना, सी का वैल्यू हमको पता है, दिया रहे क्वेश्चन में चाहे नहीं, हमको पता रहता है सी। खत्म। म्यू बराबर हो गया 3/2 यानी 1.5। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लेते हैं म्यू दे ले रहे, अगर म्यू है 4/3, तो बताइए भी कितना होगा? बना लीजिएगा कैसे? तो बाबू चूंकि हम लोग जानते हैं म्यू बराबर होता है सी बाई भी, म्यू बराबर सी बाई भी, तो भी पूछा है तो सी बाई क्या हो जाएगा? म्यू। भी इधर आया, म्यू इधर चला गया, नहीं बाबू? चलो, तो सी हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, भी हो गया म्यू हो गया 4/3, 3 ऊपर न रे, तो 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 × 20, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या ये सब नहीं हो पाएगा तुम लोग से? हो जाएगा ना? चलिए, तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो होता है। ऐसे याद रखो, पूरा नहीं याद रखना है, ठीक? हम क्या बोले आपको कि कोई भी डिफिनेशन को आप किसमें याद करिए? पार्ट में याद करिए, ठीक? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो है। किसका? स्पीड का। किसके किसके स्पीड का? तो वैक्यूम में लाइट के स्पीड का और मीडियम में लाइट का स्पीड का, ठीक? तो याद रखोगे। तो बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना? चलिए, डिनोट किससे करते हैं बाबू? म्यू से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू बराबर सी बाई भी, और ये इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। तो अगर आपको म्यू दे ले रहे तो आप भी निकाल सकते हो, भी दिया रहे तो म्यू निकाल सकते हो। क्या 2.5 होगा? 2.25 होगा, 2.25 होगा। देखो कैसे, 4 दूनी 8, हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8। बाबू अगर हम डिवाइड करके लिखते ना तो गलत हो सकते थे, ये हमको याद था। समझा कि 9/4 2.25 होता है, ठीक? तो इसलिए कभी गलती नहीं हो सकता, इसीलिए तुम लोग को भी बोलते हैं याद करो, गलती नहीं होगा। अगर बनाओगे तो गलती हो सकता है। अभी बोर्ड वाला एग्जाम है ना, अभी वाला टाइम ना। अब क्या करना है? कुछ नया सीखने पर उतना फोकस नहीं करना है, जितना किस पर फोकस करना है कि जो पढ़े हुए हैं, सीखे हुए हैं, उसको क्या करने में? रट जाने में। अब इसका मतलब ये नहीं कि 9/4 रट के जाना है, नहीं ना, ये काम नहीं करेगा ना। चलो गुड, तो आगे बढ़ा जाए। तो ये सब चीजों को अथी करते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, पर इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख सकते हैं, पता है कैसे? जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर कोई वेव है ना तो उसका स्पीड जो होता है वो होता है वेवलेंथ और इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इनटू, आपको पता है कि नहीं किसी भी वेव का स्पीड कैसे निकलता है बाबू? तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। और एक बात बता, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। तो अगर कोई चीज सोर्स का प्रॉपर्टी है ना तो ये सोर्स पर डिपेंड करेगा, बाकी चीज पर डिपेंड। यानी एक बार जिस फ्रीक्वेंसी के साथ लाइट निकल गया तो चाहे वो वाटर में जाए, चाहे वो ग्लास में जाए, या किसी मीडियम में जाए, रिफ्लेक्ट हो, रिफ्रैक्ट हो, इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो बाबू फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रह जाता है? कांस्टेंट रह जाता है। क्या रह जाता है? कांस्टेंट। तो लिखे तो म्यू बराबर हम लोग पढ़े हैं सी बाई भी, म्यू बराबर, तो बाबू हो जाएगा वेवलेंथ इन वैक्यूम, वेवलेंथ इन इनटू फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम बटा वेवलेंथ इन मीडियम इनटू फ्रीक्वेंसी इन, बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी मीडियम का रहे चाहे वैक्यूम का रहे वही होगा, तो कट गया ना रे। तो बाबू एक और फॉर्मूला आ गया कि नहीं? लेमडा नॉट बाई लेमडा एम, है ना? तो यहां से हमारा किसके टर्म में? वेवलेंथ के टर्म में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या आ गया है?
फॉर्मूला आ गया है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो हमें लगता है अब आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना सीखना था सीख गए। अब हम एक बात करेंगे, क्या बाबू इसमें कुछ और चीजों देख सकते हैं क्या? आप बताओ सी और भी में कौन बड़ा होगा? हमेशा सी हमेशा बड़ा होगा कि कभी भी बड़ा हो सकता है? अरे नहीं, बराबर भले हो सकता है भी, पर बड़ा नहीं हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि भी हो सकता है, जो लेस देन इक्वल क्या होगा? सी होगा। कोई दिक्कत? यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसका मतलब फ्रैक्शन एक से बड़ा होगा। तो बाबू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, वो लेस देन इक्वल क्या होगा? 1। लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा? 1, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो एक से बड़ा ना, अब बराबर रहेगा तो एक। तो कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू याद रखोगे? क्या याद रखोगे? लेस देन ग्रेटर इक्वल 1, या तो एक के बराबर होगा, नहीं तो एक से बड़ा होगा, पर एक से छोटा नहीं होगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.75, तो तुम क्या बोलोगे? देयर इज नो सच मीडियम एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड छोड़ो, इस दिन इन दिस यूनिवर्स, ऐसा कोई मीडियम है ही नहीं। कोई दिक्कत? वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक से बड़ा होना चाहिए, और एक के, या तो एक के क्या हो सकता है? बराबर। तो बाबू एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बन सकता है, यहां पर बोल देगा ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज मे बी लेस देन 1, बी ऑप्शन, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सी ऑलवेज इक्वल टू 1, डी मे बी ग्रेटर देन 1। मे बी का है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं? क्योंकि बराबर भी हो सकता है। ठीक, एक बात बता देते हैं, जब भी ऑलवेज वाला केस आए ना, थोड़ा सतर्क होकर सोचना कि क्या सच में हमेशा बराबर होगा। अगर एक को केस नहीं हुआ कोई और, तो बोलेंगे छोड़ देंगे। मे बी वाला में थोड़ा क्या रहता है, अगर एक भी चांस है कि हो सकता है तो होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ना। तो बाबू क्या लिखोगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक से बड़ा भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है, पर एक से छोटा कभी भी नहीं दे होगा। यानी इट इज ऑलवेज, इट विल नेवर लेस देन 1, इट विल नेवर लेस देन 1, कभी भी एक से छोटा नहीं। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर बाबू? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आगे लगा लेते हैं रिलेटिव, है ना? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एक बात बताते हैं, तुम लोग अभी देखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या देखे बाबू? कि रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। क्लियर है ना? अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होगा उतना ही वाटर का होगा? हाँ नहीं ना? पक्का? यानी हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। रिलेटिव बोला है, यानी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या करना है? तुलना करना है। तो बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेशियो होता है पर स्पीड ऑफ लाइट का, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। किसका बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ये भी क्या है? रेशियो है ऑफ किसका बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम। ध्यान रखिएगा बाबू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? रेशियो था किसका? स्पीड ऑफ लाइट का। पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये भी रेशियो है पर स्पीड ऑफ लाइट का नहीं। किसका बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है ना। तो चलो, तो अगर हमें लिखना है, ध्यान दो इधर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, इसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको डिनोट करने का बहुत तरीका है, पर हम प्रीफर करते हैं 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, ऐसे लिखना। पर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत? आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक, तो दो तरीका से डिनोट कर सकते हो इसको। एक तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, जिसको बोला है ना
तो μ1 विथ रेस्पेक्ट टू, तो यहां लाइन बना के लिख दिए 2। ठीक, एक दूसरा तरीका है कि इधर लिख दिया और जिसके रेस्पेक्ट टू पूछा उसको लेफ्ट की तरफ लिख दिए, और ये हो जाता है बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। कोई दिक्कत? यहां ध्यान दो, अगर हम ऐसे लिखे हुए हैं इसका क्या मतलब हुआ, जल्दी बताओ बाबू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ G विथ रेस्पेक्ट टू W, G मतलब ग्लास समझो, W मतलब वाटर, तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हो जाएगा है बाबू, पक्का? चलो तो एक क्वेश्चन देखें, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 4/3, तो बताइए व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, क्या होगा? कैसे करेंगे बाबू? तो ऊपर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नीचे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ध्यान दो, तो ये हो गया 4/3, ये हो गया 3/2, 2 ऊपर 3 नीचे 8/9। और अगर पूछ देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या हो जाता बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी 3/2 बाई 4/3, तो कितना हो गया 3 तिहाई 9/8। एक लड़का बोल रहा था सर इतना काहे किए, उलट करके लिख देते। तो इसका मतलब एगो रूल समझ जाओ कि अगर पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये होगा 1 बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। यानी आप अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऑर्डर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एगो प्रॉपर्टी पता चल गया ना। चलिए आगे कुछ और चीजें देख सकते हैं, देखो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बराबर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। होगा बाबू? अरे यार जल्दी बोलो यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी वेलोसिटी ऑफ ए, सी बाई वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि म्यू बराबर होता है सी बाई वी, तो सी बाई वेलोसिटी ऑफ ए, सी बाई वेलोसिटी ऑफ बी। बाबू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे। ठीक, तो बाबू ये हो जाएगा सी सी तो कैंसिल, तो वी भी बटा, थोड़ा सा उलट करके लिखा जाता है ना बाबू, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलते हैं तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, लेकिन जब वेलोसिटी के टर्म में लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बी बटा वेलोसिटी ऑफ ए। अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, वेवलेंथ के टर्म में लिखें तो हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ बी बटा वेवलेंथ ऑफ ए। तो इसमें से आपको कोई भी लगे लगा लीजिए। अब आपको याद है स्नेल्स लॉ पढ़ाए थे, क्या बताए थे? स्नेल्स लॉ। और स्नेल लॉ में क्या बोले थे कि बाबू साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोले थे। चलो इसमें आप गौर से ध्यान देना, साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2 बटा μ1 होगा, ना कि μ1 बटा μ2। इस पर ध्यान रखना, जिसमें जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जिस मीडियम में लाइट जाएगा ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, और जिससे जा रहा है ना उसका नीचे। हम बोले इसको याद करने के कोई दूसरा तरीका है, ये हो गया 1 मीडियम, ए लड़का इधर ध्यान दो यार, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये मान लेते हैं एंगल आई, ये एंगल आर। आप बस सिंपल करो इस एंगल को इसके साथ, तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन। तो कहने का मतलब है जिसमें एंगल आई है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो, और जिसमें आर है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो। फिर से देखो सॉल्व करोगे वही आ जाएगा, साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2 बटा μ1। तो बाबू इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन ऊपर लिखे कौन नीचे लिखे। तो हम बोले कि ये वाला भूल जाओ और कौन याद रखो, ये वाला, कि बाबू आई जिसमें है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आर जिसमें है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारा काम हो जाएगा। तो स्नेल्स लॉ समझ में आ गया? पक्का? चलिए तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीख लिए बाबू, जल्दी बताओ। हम लोग लिख लिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, और साथ में हम लोग देखें क्या बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जाने, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जाने, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सीखे।
अब हम लोग एक चीज पढ़ने वाले हैं, रेयरर एंड डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाबू 2-3 एग्जाम्पल्स है जो हम आपको पहले ही बताए हैं। ठीक, पहला चीज हम पढ़ने वाले हैं कि स्टिक बेंड क्यों दिखता है, दूसरा एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट, और तीसरा TIR। और हम बता रहे हैं बाबू एपरेंट डेप्थ वाला जो है ना, उसमें सिर्फ फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, समझा, डेरिवेशन इंपोर्टेंट। और स्टिक बेंड क्यों दिखता है, इसको लिखने कभी नहीं आता है, आता है डायरेक्ट की ऑब्जेक्टिव में कि स्टिक पार्शियली इमर्ज्ड रहता है, वो बेंड काहे दिखता है, रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, इंटरफेरेंस के कारण, डिफ्रैक्शन के कारण। तो आपको जितना आता है क्वेश्चन उस अनुसार से हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, पर TIR लास्ट करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये इंपॉर्टेंट था, एक वो इंपॉर्टेंट है। अब इसको मिटा दें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेयरर एंड डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट। तो बाबू इधर हम लिख लेते हैं रेयरर मीडियम, और इस साइड क्या लिखने वाले हैं, डेंसर मीडियम। मीडियम शब्द नहीं लिखे हैं पर मतलब समझ रहे हो ना। मेरा एक छोटा सा सवाल है, किसको किसको बाइक चलाने का बहुत शौक है, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। चलो, क्या नाम है तुम्हारा, रोहित। अच्छा, तो रोहित तुम ये बताओ, अच्छा रेयरर मतलब क्या होता है, खाली खाली, और डेंसर मतलब भरल भरल, नहीं बाबू, सिंपल से है। जहां पर क्या है एकदम भीड़ भाड़ है, दुर्गा पूजा का मेला, मतलब डेंसर रोड, नहीं बाबू, एकदम हाईवे है 4 लेन, क्या बाबू, रेयरर है। बाइक चलाने वाला रोहित हम सबको ये बताएगा कि किसमें उसका स्पीड ज्यादा रहेगा, डेंसर में कि रेयरर में। हाँ, एक्चुअली जहां तुम्हारा स्पीड ज्यादा हो सकता है आप कहोगे वही क्या है, रेयरर है, और जहां पर कम होगा डेंसर। सेम लाइट के साथ है, तो रेयरर मीडियम कौन सा मीडियम होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इज कॉल्ड रेयरर। डेंसर द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम, है ना। तो रेयरर का डिफिनेशन हो गया ना, क्या बाबू, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज क्या बाबू, मैक्सिमम। डेंसर क्या होगा, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम, ना बाबू। तो डेंसर वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, और रेयरर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि बाबू VR ग्रेटर देन VD, ने बाबू लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। पर एक चीज हम लोग पढ़े पता है कि म्यू बराबर होता है C/V, म्यू बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर V ज्यादा है तो म्यू कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर V कम है तो ज्यादा होगा। अब बता बाबू, रेयरर में भी ज्यादा होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, द मीडियम हैविंग लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड क्या बाबू, रेयरर मीडियम, ना बाबू। और हम डेंसर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मीडियम हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ना बाबू, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब यह हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। कोई दिक्कत, तो चलो एक क्वेश्चन यहां लिख देते हैं। तो बाबू म्यू ए है 1.4 और म्यू बी है 0.75, क्या पॉसिबल है, ये तो है ही नहीं, 1.75। अब ठीक है, तो मेरा पूछना यह है कि कौन डेंसर है, कौन डेंसर है जिसका ऊपर वाला बोल रहा है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर कौन होगा, हाई रिफ्रैक्टिव, तो डेंसर मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब ये मत पूछना कि सर 1.75 कैसे ज्यादा है, अरे है 1.75 क्या है, ज्यादा है 1.1 से, ठीक, ये बताना पड़ेगा क्या,
नहीं, हमको लगा कि अब हम कैसे समझाएं अपनी इसको। ठीक, तो चलो क्लियर है, देख लिए ना? हाँ बाबू, चलो गुड। तो यहां तक में रेयर और डेंसर समझ में आया आप लोग को? क्या बोला कि रेयर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट तो कम होता है पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। क्लियर है ना? तो बाबू अगर लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें से एक मीडियम रेयरर होगा और दूसरा मीडियम डेंसर होगा। एक मीडियम रेयरर होगा और दूसरा मीडियम डेंसर होगा। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहां पर देखें तो बाबू ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम। कैसा मीडियम? और ये कैसा हो गया? डेंसर। लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है, ये आई है यार। अब बताओ बाबू, लाइट तो बेंड करेगा, करेगा ना रे? हम बोले हैं कि रिफ्रैक्शन के दौरान लाइट बेंड करता है ट्रांसमिशन के दौरान, क्योंकि स्पीड चेंज होता है। मेरा सवाल है कि किधर जाएगा, डेंसर के तरफ कि डेंसर से दूर, यानी नॉर्मल के तरफ कि नॉर्मल से दूर? तो रेयरर से डेंसर आता है तो लाइट नॉर्मल के तरफ मुड़ता है। काहे मुड़ता है? स्पीड कम जाता है। इस कारण से मैथमेटिकल प्रूफ बताए थे रेगुलर क्लास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लेके। नहीं याद है? भूल जाओ, चलो इस पर फोकस करो क्योंकि वो चीज नहीं पूछने वाला है। बस ध्यान रखना कि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल होगा, यानी बेंड टुवर्ड नॉर्मल, वेन टुवर्ड नॉर्मल। ध्यान रखेगा ना? तो लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो बेंड किधर करेगा? टुवर्ड नॉर्मल। और अगर डेंसर से रेयरर में गया तो क्या होगा बाबू? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ध्यान रखेगा ना? चलिए, तो बाबू इस केस में आई की वैल्यू ज्यादा होगी, आर की वैल्यू कम होगी, और इस केस में आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, आर का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखोगे ना? तो क्या कहें बाबू कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा, इसको एक तरह से और पढ़ सकते हो, देखो साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? μ2 बटा μ1। अब देखो एक बात बता देते हैं कि अगर μ2 ज्यादा है तो आई ज्यादा होगा, सामने सामने न्यूमरेटर इधर ज्यादा तो इधर भी न्यूमरेटर ज्यादा, तो μ2 ज्यादा तो आई ज्यादा, μ1 ज्यादा तो आर ज्यादा। अब बताओ कौन ज्यादा है इसमें? डेंसर है रे, तो μ2 ज्यादा है ना। हाँ, और μ2 ज्यादा है तो कौन ज्यादा होगा? आई ज्यादा होगा, मैथमेटिक्स है ना। और इस केस में देखो तो कौन ज्यादा है? μ1 ना। डेंसर कौन है? फर्स्ट मीडियम ना। तो अगर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा तो कौन ज्यादा होना चाहिए? आर। दोनों तरफ डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, इसलिए इस केस में आर ज्यादा है। हो गया ना? क्लियर ना? बात खत्म करो, इतना सोच लिया ना बस। ठीक, ऐसे इस सब जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात मान लेते हैं, अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो तो, लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो तो फर्क नहीं पड़ता है कि रेयरर से डेंसर में जा रहा है कि डेंसर से रेयरर में, ये नॉर्मली क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। चाहे ऊपर रेयरर हो या डेंसर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑलवेज अगर नॉर्मली इंसिडेंट किया है तो विदाउट डेविएशन पार होगा। कैसे बाबू? विदाउट डेविएशन। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी हम लोग क्या किए, देखे। इसके बाद और चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे। पहले इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग लिखते हैं TIR। क्या लिखते हैं छोटू? TIR। तो इसको डिफाइन करने से पहले एक काम करते हैं हम लोग, पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो बाबू बात यह है कि अगर हमारे पास दो मीडियम है, क्या बाबू? उसमें से एक रेयरर होगा, एक डेंसर। मान लेते हैं ऊपर जो है वो डेंसर है और नीचे जो है, और लाइट नीचे से आ रहा है रेयरर से। लाइट किससे आ रहा है? रेयरर मीडियम से।
तो बाबू आप क्लियरली जानते हो कि लाइट रेयर से डेंसर आ रहा है, इसलिए नॉर्मल से अवे जाएगा। क्या जाएगा? ओह सॉरी, इसको कर देते हैं डेंसर और इसको कर देते हैं रेयर। अब ठीक है, ठीक। तो लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से अवे भागेगा। इसका मतलब है कि हर सिचुएशन में आर जो है वो आई से बड़ा होगा, नहीं बाबू? तो अगर हम आई को और बड़ा करें तो आर और बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन हो सकता है तो बड़ा होके 90 डिग्री भी पहुंच जाएगा। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या लाइट रिफ्रैक्ट किया? लाइट का रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट एक मीडियम से क्या गया तो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट कब होता है? जब वापस पहले मीडियम में आता है। तो इस कंडीशन में ना तो लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है ना तो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर कंडीशन ऐसा हो कि हम ये नहीं बता सकते कि आदमी जिंदा है कि मर गया, वो कंडीशन, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कंडीशन क्रिटिकल है, ना बाबू? यही बोलते हैं ना। अगर डॉक्टर से पूछा जाए कि क्या हालत है और कुछ बताने की स्थिति में डॉक्टर नहीं रहता है तो क्या बोलता है? क्रिटिकल है, अभी कुछ भी कहा जा सकता है ना? तो बात यह है कि यहां पर लाइट ना तो रिफ्रैक्ट हो रहा है ना तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। क्या बोलते हैं? और इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? अगर इससे कम रहेगा एंगल तो रिफ्रैक्ट होगा, अगर इससे एंगल कम रहा तो, पर अगर इससे ज्यादा हो गया तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखो बाबू, सरफेस था रिफ्रैक्टिंग, सरफेस कैसा था? रिफ्रैक्टिंग, और हो रहा है रिफ्लेक्शन। नहीं बच्चा, सरफेस है रिफ्रैक्टिंग, हो क्या रहा है? रिफ्लेक्शन। तो बोला गया कि देखो इसको खाली रिफ्लेक्शन बोलेंगे तो पहले जो रिफ्लेक्शन पढ़े हैं उससे कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं टोटल इंटरनल, अंदर में ही ना बाबू, रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बात समझ में आया? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के पहले हमें डिफाइन करना होगा क्रिटिकल एंगल को। किसको बाबू? क्रिटिकल एंगल। तो क्या हो जाएगा बाबू? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, कॉल्ड क्या बाबू? क्रिटिकल एंगल, कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, जिसे डिनोट किससे करते हैं बाबू? थीटा सी से। थीटा मतलब एंगल और सी मतलब क्रिटिकल। ठीक बाबू, इसको हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे पता है, देखो साइन थीटा सी बटा साइन आर, साइन आई बाई साइन आर लिखा था ना, देखो ऐसे लिखो, साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू कौन है? डेंसर ना रे, मारेंगे रेयरर में जा रहा है ना, तो हो गया रेयरर, और किससे जा रहा है? डेंसर। तो बाबू आई बराबर रखो साइन थीटा सी, आर बराबर कितना? 90 डिग्री बराबर म्यू आर बाई म्यू डी। बाबू साइन 90 वैल्यू 1 होता है, तो साइन थीटा सी बराबर हो गया म्यू आर बाई म्यू डी। अगर मान लेते हैं एयर है, ऊपर में क्या है? एयर। इफ रेयर मीडियम इज एयर, ठीक, तो बाबू म्यू आर का वैल्यू क्या ले सकते हैं? 1, और इस केस में साइन थीटा सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बाई म्यू, या फिर थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। और बाबू ध्यान रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्रिटिकल एंगल का डिफिनीशन भी पूछा जाता है, और डिफिनीशन पूछेगा तो खाली डिफिनीशन लिख के नहीं छोड़ देना है, थोड़ा डिराइव भी कर देना है। ठीक, चलिए अब हो गया ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहा तो लाइट वापस अपने मीडियम में आ जाएगा, और इस घटना को हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फ्रॉम
refracting surface if angle of incidence is greater than critical angle called क्या बच्चा, TIR। तो बाबू लाइट का अपने मीडियम में वापस आ जाना, लाइट का अपने मीडियम में वापस आ जाना रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो तब क्या कहलाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके लिए पूछा है बाबू कंडीशन, क्या पूछता है, कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर TIR। तो पहला कंडीशन की लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, ये एकदम याद रखना, उल्टा मत कर देना कभी, डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए। और दूसरा आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो बाबू डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल भी इंपॉर्टेंट है, और इसका फॉर्मूला भी इस पर पूछता है एप्लीकेशन ऑफ TIR। क्या बाबू, एप्लीकेशन ऑफ TIR। तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर में, किसमें बाबू, और पूछता है बच्चा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, क्या पूछता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो बाबू ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो एक मीडियम है लड़का, ऑप्टिकल फाइबर एक मीडियम है जिसमें अल्ट्रा हाई स्पीड के साथ मोर इफिशिएंटली सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइट सिग्नल। क्या बाबू, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर इज मीन्स टू ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट सिग्नल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ अल्ट्रा हाई स्पीड एंड मोर इफिशिएंटली, मतलब ज्यादा एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा और बहुत तेजी के साथ बहुत ज्यादा सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का एक तरीका है। ये क्या होता है बाबू कि एक डेंसर मीडियम के कोर का बना होता है, कौन सा मीडियम का, डेंसर मीडियम के कोर से बना होता है, और इसके ऊपर ग्लेडिंग किया जाता है रेयरर मीडियम का, किसका बाबू, इसके ऊपर किसका ग्लेडिंग रहता है, रेयरर। तो ये जो कवर दिख रहे हो वो रेयरर होता है, और सेंटर क्या होता है बाबू, डेंसर। कोर किसका होता है, डेंसर का, और कवर किसका, रेयरर का। इसमें लाइट एक बार जाता है तो TIR होके कहाँ रह जाता है, अंदर में ही रह जाता है, और लाइट एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, ऑप्टिकल फाइबर। और आपको पता है ना, ये भी पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, और साथ में पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर किस फेनोमेना पर बेस्ड होता है। तो बाबू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आपको दिखता है बेंडिंग ऑफ स्टिक, बेंडिंग ऑफ स्टिक, जब हम स्टिक को पार्शली इमर्ज करते हैं तो स्टिक बेंड दिखता है, काहे बाबू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। दूसरा कि बाबू अगर हम गहराई की बात करें, एपरेंट डेप्थ वो भी कम दिखता है, एपरेंट डेप्थ, तो वो हमें क्या दिखता है बाबू, लेस, क्या दिखता है, लेस, किसके कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। पर पूछेगा कितना कम दिखता है, तो बाबू डी एपरेंट बराबर होता है डी एक्चुअल बाई म्यू, डी एपरेंट बराबर डी एक्चुअल बाई म्यू। जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे एक्चुअल गहराई जो था वो 9 मीटर था, एक्चुअल गहराई कितना था, 9 मीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है। बाबू एक तालाब है जिसमें एकदम प्योर वाटर भरा हुआ है, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट, और तालाब 9 मीटर गहरा है, और अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो बताइए हमें तालाब कितना गहरा दिखेगा, कितना गहरा दिखेगा। तो बाबू एपरेंट डेप्थ के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बाबू डिवाइड करो तो 6 मरतबे, तो हमें कितना गहरा दिखेगा, 6 मीटर ही गहरा दिखेगा। तो ये फॉर्मूला भी क्या रखना है, याद रखना है। और
बाबू आज का क्लास हम लोग इतना ही में खत्म करेंगे। ठीक, नेक्स्ट डे छोटू, नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लास स्लैब और प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में? ग्लास स्लैब और प्रिज्म के बारे में। और आपको एक बात बता देते हैं, प्रिज्म से डिस्पर्शन और डेविएशन, इन दोनों में से कोई एक नंबर 5 नंबर वाले में बहुत बार क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो कल का क्लास में आपको 5 नंबर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बाय, मिलते हैं अगले दिन।